स्कंदगुप्त। देखो, जो स्टार्टिंग के मेन शासक हैं उनमें अंतिम बड़ा शासक कौन है? स्कंदगुप्त। बहुत लंबा पीरियड तो शासन का रहा नहीं, छोटा सा पीरियड शासन का। कब से कब तक? लास्ट वाला कितना छोटा था? 55 से स्टार्ट होगा, 455 से लेकर 467, यानी 455 से लेकर 467 एडी तक के ये क्या है? शासक है। छोटा टाइम पीरियड। अब ये माना जा रहा है कि स्कंदगुप्त की जो, अगर इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता पिता कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इनके, कुमारगुप्त कौन से? फर्स्ट वाले पिता हैं। माता इनकी कौन है? कौन है? अनंत देवी। अनंत देवी इनकी क्या है? माता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि यहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं माता पिताओं को रिलेट करके, इसलिए यहां तक हमें जानने की जरूरत है। और स्कंदगुप्त का एक भाई माने जाते हैं, इनके भाई, इनका नाम है पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का एक भाई है कौन? पुरुगुप्त। अब कुछ लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं। पुरुगुप्त है, लोगों की मान्यताएं क्या हैं या इतिहास में जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे अभिलेख मिलता है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, उसमें स्कंदगुप्त के लिए यह कहा गया कि स्कंदगुप्त को यानी लक्ष्मी ने अन्य लोगों से रुष्ट होकर स्कंदगुप्त की तरफ वरण किया या स्कंदगुप्त के पास चली गई। इसका मतलब कुछ लोगों ने यह अर्थ निकाला कि इसके और इसके भाई के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा और जिसमें लक्ष्मी दी, यानी जो शासन किसको प्राप्त हो गया? स्कंदगुप्त को प्राप्त हो गया। लोगों ने यह माना। लेकिन अगर हम इस चीज को ये देखते हैं तो ठीक है, तो ये मान लिया गया। लेकिन फाइनली कई जगहों पर, जैसे एक इसका सिक्का मिला है, इसके सिक्के में एक तरफ ये लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और उनको कुछ चीज देते हुए दिखाया गया, एक नीचे एक आकृति को, जिसको हम ये मान लेते हैं कि वो शासक कौन है? स्कंदगुप्त। लक्ष्मी उनको कुछ दे रही, प्रदान कर रही है। तो इस टाइप के भी सिक्के मिले। तो इसके आधार पर यह निकाला जा रहा है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसके और इसके भाइयों के बीच क्यों क्या हो गया होगा? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा। इसका एक कारण यह भी है कि यह वृद्धावस्था में जाकर शासक बना, यानी इसकी मृत्यु के बाद ये वृद्धावस्था में शासक बना। तो फिर लोगों का मानना है कि ऐसा संभवतः हुआ होगा, मान के वो चलते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़े प्रमाण हमें इस बात के नहीं मिलते हैं। अब स्कंदगुप्त की, चलो भाई, उपाधियों की बात कर ले रहे हैं। उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां? देखो, जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान रखो सबका, इनके लिए हम यूज करते हैं क्रमादित्य। इनके लिए उपाधि कौन सी यूज की जाती है? क्रमादित्य। बाकी इनके अन्य उपाधियां तो हैं ही है, जैसे ये तो उपाधि सबने ली है। देश रक्षक, देश रक्षक की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक, तो ये उपाधियां मिलती हैं हमें किसकी? स्कंदगुप्त की। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें, उनमें कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, और उसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये, हुनों का भारत पर प्रथम आक्रमण। सबसे पहली बार इसके समय में किसका आक्रमण हुआ? हूण जाति का हुआ। और ये हूण जाति जो है, हूण, और ये क्या हुई है? पराजित हुई, यानी स्कंदगुप्त द्वारा हराया गया, द्वारा पराजित।
अब पहला क्वेश्चन यहां पर ही क्वेश्चन नहीं टूटता। क्वेश्चन ये कि जो हुण आए भारत में, इनका प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन था, प्रथम आक्रमणकारी कौन था, या इनका प्रथम नेता कौन था, किसका, हुणों का। हुणों का नेता के बाद में जब बात आती है, एक नाम आता है कुशनवाज। यानी कुशनवाज वो पहला व्यक्ति था, हुण शासक था या हुणों का नेता था। शासक तो इसलिए हम नहीं मानते इनको ज्यादा, क्योंकि ये कबीलाई समाज था। अभी हम थोड़ा सा समझ ले रहे हैं क्या है। इनका जो नेता था हुणों का, वो कौन सा था, कुशनवाज। कहा जाता है कुशनवाज के नेतृत्व में भारत में पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ, और उस समय शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने इसको क्या किया, पराजित किया। अभी हम हुणों की बात 2 मिनट में कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसने किसको हराया, पुष्यमित्रों, सॉरी, पुष्यमित्रों को पराजित किया। और एक और उदाहरण में प्राप्त होता है, नागवंशी शासकों को पराजित किया। किस वंश के शासक हैं ये, नागवंशी शासक को पराजित किया। तो इस प्रकार से हमें जो मिलता है वो क्या क्या है, अलग। अभी और भी कुछ पॉइंट लिखते जाओ, तब तक हम जरा, एक महत्वपूर्ण कॉल लग रही है, इसकी आवाज कहां से बंद कर ले थोड़ा तब तक। राजा का कोई रिलेशन नहीं होता भाई, राजा का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि भाई राजा तो बदलेगा ही। जरूरी क्या है, अगर तुम्हें याद हो, अगर इसी को याद करना है, तो सातवाहन शासक संबंधी था रुद्र से, उसका रुद्रदामन का, फिर भी 2 बार हराया, युद्ध हुए। तो यहां कोई मायने नहीं रखता राजाओं में कि कौन क्या है। ठीक, पर तो हमने एक चीज बात कर ली, किसको, 2 पुष्पमित्रों को, नागवंशी शासकों को पराजित किया। अगला एक पॉइंट लिखो, देखो, इसने सोने तथा रजत सिक्के चलाए। सोने तथा रजत सिक्के चलाए, रजत मतलब चांदी। अब इसके जो रजत सिक्के हैं, उनको लक्ष्मी प्रकार का भी सिक्का कहा जाता है। और इन्हीं सिक्कों पर नंदी तथा वेदिका के भी चित्र प्राप्त होते हैं। लिख लो एक पॉइंट, इसके रजत सिक्कों पर नंदी तथा तथा वेदिकाओं का अंकन पाया जाता है। नंदी तथा वेदिकाओं का अंकन पाया जाता है। अगला एक मोस्ट महत्वपूर्ण पॉइंट और लिख लो भाई। देखो, इसने इसने सुदर्शन झील पर सुदर्शन झील पर तो हमने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात पहले कर ली है, जहां हमने बताया था कि इनके जो चक्रपाणी और पर्णदत्त थे, जो एक तरफ चक्रपाणी क्या गवर्नर था, और पर्णदत्त क्या था वहां का
गोप्ता मतलब स्थानीय नागरिक था, है दोनों पिता पुत्र ही। ठीक, तो उन लोगों ने मिलकर क्या कराया था, स्कंद यानी सुदर्शन झील पर जो दोबारा बांध टूटा उसका क्या कराया है, पुनर्निर्माण कराया है। ठीक, किसने लिखा चुके हैं हम लोग सुदर्शन झील के बारे में, अगर तुम्हें याद हो रुद्रदामन के समय हमने वहां पर चर्चा की हुई है। अब एक अगला एक हेडिंग बना लेते हैं, लिख लो अभिलेख। स्कंदगुप्त के अभिलेखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यार बोर्ड गिर ना जाए किसी दिन, हिल जाता बहुत तेज। अभिलेख लिखो, पहला अभिलेख, पहला अभिलेख लिखो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, लिखो सुदर्शन झील का वर्णन, सुदर्शन झील का वर्णन। अगला लिख लो वहां पर एक मंदिर निर्माण का वर्णन, वहां पर जूनागढ़ में ही एक मंदिर निर्माण का वर्णन। दूसरा एक महत्वपूर्ण अभिलेख लिखो भीतरी अभिलेख, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भीतरी अभिलेख मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा कौन सा, भीतरी, भीतरी है कहां ये जगह है, लिखो कहां, पहली जगह लिख लो, दोनों पर जूनागढ़ तुम्हें पता है, भीतरी लिख लो कहां पड़ता है, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ये, सीधे सीधे मैचिंग में पूछा जाता है। क्या क्या इसमें वर्णन किन किन चीजों का है, पहला लिखो हूणों तथा पुष्यमित्रों को पराजित करने का वर्णन। हूणों तथा पुष्यमित्रों को पराजित करने का वर्णन। शासकों की, शासकों की माताओं का वर्णन, जो हम लोग माता पिता लिख लेते हैं ना नाम, वो इसी से मिलते हैं ज्यादा। शासकों की माताओं का वर्णन। अगला पॉइंट लिख लो एक भूमिदान का उल्लेख, भूमिदान का उल्लेख। ठीक, नेक्स्ट अगला अभिलेख लिखो सूफिया अभिलेख। हाँ, सूफिया नहीं है, सूफिया। ये पाया जाता है कहां, रीवा एमपी, मध्य प्रदेश में। देखो इसमें क्या है, इसकी महत्वता कितनी है, इसकी महत्वता यह है क्योंकि इस अभिलेख में वंशावली दी गई है, समझना बड़े ध्यान से। वंशावली तो दी गई है गुप्त वंश की, लेकिन वो वंशावली घटोत्कच से शुरू होती है, ना कि श्रीगुप्त से। लिख लो गुप्त वंश की श्रीगुप्त से, गुप्त वंश की घटोत्कच से प्रारंभ होने वाली वंशावली का वर्णन। वंशावली तो ये क्या होता है, प्राप्त होता है। फोन आ रहा था ना सर का एक,
लिखो, एक एक और अभिलेख लिख लो। खैर ये पहली बार भाई कई बार भी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखना नाम जरूरी है। एक काहोम अभिलेख, बताओ कहाँ है, लिख चुके हो? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? क्योंकि पढ़ रहे होते तो क्वेश्चन आते, कोई क्वेश्चन नहीं आते ही नहीं तुम लोग का। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। देखो इसमें क्या वर्णन है, एक इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है भद्र, लिखो भद्र द्वारा जैन मंदिरों के निर्माण का उल्लेख। द्वारा किसका उल्लेख? जैन मंदिरों का उल्लेख। अब एक लाइन नीचे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, देखो यह गुप्त वंश के महान शासकों में अंतिम शासक माना जाता है। महान शासकों में अंतिम शासक माना जाता है, यानी जो महान शासक हुए हैं गुप्तवंशी, जो इससे ऊपर वाले क्या हैं, गुप्त वंश के महान शासक हैं, और इसके नीचे वालों को उतना महान नहीं माना गया। इसीलिए उनके लिए एक नया वर्ड इतिहास में यूज किया गया जो कहलाता है परिवर्ती गुप्त या अनुवर्ती गुप्त। समझ गए? इसके बाद जो गुप्त वंश हुआ, जिसको परवर्ती गुप्त भी कहते हैं या फिर अनुवर्ती गुप्त भी कहा जाता है। समझ गए? अब इसमें देखो समझते हैं क्या है। प्रतिवर्ती गुप्त अनुवर्ती गुप्त कहा जाता है। इसमें जो पहला शासक माना गया वो कौन सा बना? पुरुगुप्त। ये माना जाता है कि पुरुगुप्त यानी उसके मृत्यु के बाद उसका भाई पुरुगुप्त शासक बना। अब ये देखो पुरुगुप्त के बाद एक तरफ एक शासन ये माना गया कि इसके बाद जो शासक बना वो कौन माना गया? कुमार गुप्त द्वितीय। ठीक, इसके बाद एक शासक बने जिनको कहा गया बुद्धगुप्त। एक बार हम ये जान लेंगे तो आसान है इनके बारे में लिखना। और बुद्धगुप्त के बाद जो शासक बने उनका नाम है नरसिंह बलादित्य। नरसिंह बलादित्य। ठीक, अब इन नरसिंह बलादित्य के समय यह माना जाता है कि शासन 3 भागों में बट गया। ठीक, शासन कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। क्लियर? एक बंगाल की तरफ आया, जो बंगाल की तरफ शासक आए इसी गुप्त वंश का, उसे कहा गया वैन्यगुप्त। ठीक, ये शासक। दूसरा एक शासक जो हुआ मालवा की तरफ, मालवा की तरफ जो शासक हुए इसको कहा गया कौन? भानुगुप्त। क्लियर? और नरसिंह बलादित्य थे, ये कहां के शासक थे? क्लियर? ये कहां के शासक बने? मगध के। यानी इसके बाद शासन क्या हो गया? धीरे धीरे छोटा होता चला गया, 3 भागों में बट गया। बंगाल की तरफ वैन्यगुप्त बन गया, मालवा की तरफ भानुगुप्त बन गया, और ये खुद कहां बने रहे? पाटलिपुत्र क्षेत्र के। अब इनके पाटलिपुत्र क्षेत्र के बाद इनके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम मिलता है हमें कुमारगुप्त, तीसरे नंबर वाले। और कुमारगुप्त के बाद एक शासक मिला जिसका नाम हम पढ़ते हैं विष्णुगुप्त। ठीक, विष्णुगुप्त हमें शासक मिलता है। और ये विष्णुगुप्त के जो टाइम पीरियड हमें जब प्राप्त होता है वो हम देखते हैं लगभग ये 550 एडी में ये शासन क्या माना जाता है?
कि ये क्या हो गया, खत्म हो गया गुप्त वंश। यानी लगभग 250 साल, अगर हम एक मोटे तौर पे देखें तो लगभग 250 साल के आसपास इन्होंने लगभग शासन किया हुआ है गुप्तों ने। तो ये अंतिम शासक है इस वंश का। अब इनके बारे में हम कुछ कुछ चीजें जानते चलते हैं। देखो, यह माना गया कि जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त की मृत्यु होने के बाद सबसे जो वृद्धावस्था में शासक बना पूरे गुप्त वंशों में, वो कौन सा था, पुरुगुप्त। ज्यादा शासन नहीं किया इसने लगभग 6 साल के आसपास तक शासन किया। तो कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं हल्के हल्के, कुछ देखो बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक दो जगह ज्यादा पॉइंट है। अगर चाहो तो हम इसी में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो अलग से डाल लेते हैं। सबसे क्या हुआ है, सबसे वृद्धावस्था में बनने वाला गुप्त वंशीय शासक। देखो, अब यहां पर एक कंट्रोवर्शियल इशू है। उपाधियां, ये बड़े ध्यान रखना, उपाधियां ये लोग वही ले रहे हैं, उपाधियों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए नीचे वाले लोगों की हम उपाधियां नहीं गिनते। समझ गए बात। उपाधियां इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने उपाधियां वही पुरानी जो थी उन्हीं की क्या ले ली, फिर से ले ली। जब उनकी उपाधि ले ली तो उसलिए हम इनको ज्यादा गिनते नहीं है। तो पुरुगुप्त ने सबसे वृद्धावस्था में एक तो शासन प्राप्त किया, और ये कुछ यहां कंट्रोवर्सी है इसको लेकर, कुमारगुप्त द्वितीय को लेकर। क्या यह माना जाता है कि पुरुगुप्त का गोप्ता, गोप्ता मतलब होता था जो प्रांतीय शासक होता था, उसको क्या बोलते थे, गोप्ता। अभी हम लोग पढ़ेंगे गोप्ता क्या होता था। तो इस उसके टाइम ये माना जाता है उनका गोप्ता था कौन, कुमारगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, वो इसका ये वाला जो गोप्ता जिस क्षेत्र का था वो क्षेत्र था कौन सा, बनारस वाला। और क्यों ऐसी पुष्टि कहां हुई, ऐसी पुष्टि इस बात से हुई, इसका एक कुमारगुप्त द्वितीय का एक अभिलेख मिलता है कहां पर, सारनाथ में। सारनाथ में एक अभिलेख मिलता है किसका, कुमारगुप्त द्वितीय का। और उसकी चर्चा भी ह्वेनसांग ने भी की है, किसकी, इसी की, कुमारगुप्त द्वितीय की। तो इसका अभिलेख मिलता है, तो इस कारण से इसकी पुष्टि होती किसकी, कुमारगुप्त की, कि इसने बौद्धों के लिए कुछ विहार भी बनवाए सारनाथ में और कुछ इमारतों का भी निर्माण कराया। यहीं पर एक इशू और भी मिलता है कि जो आजकल का जो धम्मेक स्तूप हम देख रहे हैं, आजकल जो धम्मेक स्तूप बना है, तो ये मान्यता हुई है यहां पर कि धम्मेक स्तूप का निर्माण भी संभवतः बुद्धों ने कराया। फिर यहां पर एक प्रश्न उठता है कि फिर अशोक ने कराया, वो कहां गया। तो अब ये बना कि नहीं, वो अशोक ने जो बनवाया होगा, क्योंकि अशोक के टाइम के ज्यादातर स्तूप मिट्टी के बने हुए हैं, बाद में किसी ना किसी दूसरे शासक ने उनको परिवर्तित रूप दिया। तो ये ऐसा ही ये माना जाता है कि जो इसका आकार बढ़ गया, गोलाकार और पतशिला पद वगैरह बना, 3 लेयर्स में बना जो है, तो कहा कि ये ईंटों का बनवाने का काम किसने किया, गुप्तों ने किया, ईंटों का बनवाने का काम। क्योंकि इस समय अगर धम्मेक जाओगे तो ईंटों का बना है। तो ये माना जाता है कि वो काम कराने वाला व्यक्ति कौन था, कुमारगुप्त। इसकी चर्चा ह्वेनसांग ने भी की है और इसके अभिलेख से इसकी पुष्टि भी होती है। तो इसकी ऐतिहासिकता ये है। अगले शासक कौन हुए, बुद्धगुप्त। हाँ, अब देखो यहां से थोड़ी चीजें जानने वाली। बुद्धगुप्त को यह माना जाता है कि बुद्धगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध की तरफ इनका संरक्षण है, ध्यान रखना, संरक्षण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासकों ने धर्म स्वीकार नहीं किया। बुद्धगुप्त को माना जाता है ये पहला शासक था किस वंश का, गुप्त वंश का, जिसने क्या किया है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लिख लो, 2-3 पॉइंट केवल लिखने, 3 पॉइंट्स बस, इससे लिख लो। क्या बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक। अगला एक पॉइंट और लिख लो भाई, लिखो। इसका परवर्ती गुप्तों में बुद्धगुप्त
परवर्ती गुप्तों में बुद्धगुप्त गुप्त सबसे महान शासक था। महान शासक था। देखो, ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में शासन स्थापित किया। संपूर्ण उत्तर भारत का मतलब क्या है कि नर्मदा नदी से लेकर हिमालय तक और इधर बंगाल से लेकर कश्मीर वाले पूरे क्षेत्र तक शासन करने वाला ये अंतिम क्या है, गुप्तवंशी शासक। क्यों? देखो, उत्तर भारत का मतलब समझते हो? कौन सा उत्तर भारत? उत्तर भारत की जब भी बात करते हैं तो नर्मदा नदी सीमा है, उत्तर दक्षिण की मान के चलते हैं। नर्मदा नदी से हिमालय तक का क्षेत्र उत्तर, ये और ये बंगाल से लेकर और ये कश्मीर वाला पाकिस्तान तक्षशिला तक का ये क्षेत्र, ये हम हमेशा किसकी बात करते हैं? उत्तर भारत की। तो ये ऐसा है कि ये अंतिम शासक है जिसने इतने बड़े शासन किया। क्यों? क्योंकि नरसिंह बलादित्य के समय क्या हुआ है? हाँ, हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्यों? इसके बाद अगर तुम देखोगे नरसिंह बलादित्य शासन टूट गया और शासन कितना बचा केवल इसके पास? मगध का क्षेत्र, बंगाल का अलग हो गया और मालवा का अलग। मालवा का मतलब ये वाला पूरा क्षेत्र अलग, ये मगध का इसके पास बचा, बंगाल का अलग हो गया। तो इसलिए अंतिम शासक माना जाता है जिसने नर्मदा नदी से हिमालय तक और बंगाल से लेकर पाकिस्तान मतलब पेशावर तक्षशिला तक शासन किया गुप्त वंशों का। लिखो अगला अगला नरसिंह बलादित्य, इसको लिखो। अच्छा, एक और उल्लेख मिलता है हुएनसांग ने, जिसका उल्लेख किया है। हुएनसांग ने ही इसके वर्षे में ज्यादा उल्लेख किया है। नरसिंह बलादित्य के बारे में एक पॉइंट, बढ़िया दो पॉइंट है, बड़े प्यारे प्यारे से लिखते हैं। क्या? पहला पॉइंट समझते हैं। पहला तो बौद्ध धर्मी शासन है। ये भी कैसा है? बौद्ध धर्मी। देखो, इसने हूण शासक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। देखो, परंतु अपनी माता के कहने पर, माता के कहने पर उसको जीवित छोड़ दिया। माता के कहने पर क्या कर दिया? उसको जीवित छोड़ दिया। ये बड़ी विचित्र कहानी है। जिसने जिसने भी जीवित छोड़ा उनके पतन के कारण वही बने, क्योंकि थोड़े दिन बाद हूण ही खत्म कर देंगे किसको? गुप्त वंश को। ऐसे ही तुम देखते हो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, अगली बार उन्हें खत्म कर दिया। यानी जो भाई, आखिर में राजा का दायित्व तो क्या है? सामने वाले को खत्म करो, तभी तो आप स्टेब्लिश करेंगे अपने आप को। ये सब क्या है? बौद्ध धर्मी है, नहीं जाओ तुम्हें जीवन दान दिया, लो जीवन दान आगे। क्या किया? पराजित किया। लिखो, इसके समय गुप्त साम्राज्य
3 भागों में विभाजित हो गया। इसके समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया। ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं 3 भाग, ठीक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आना है किसके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, भानुगुप्त। बाकी इनके सबके कोई बहुत जरूरी नहीं लिखना कुछ। भानुगुप्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शासन व्यवस्था का अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है ये पॉइंट, लिखो। भानुगुप्त के के समय 510 ईस्वी में एरड़ का अभिलेख प्राप्त होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरड़ का अभिलेख, एरड़ अभिलेख प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो भाई, जितनी बार भी पूछा जाए कोई कमी नहीं है इसके पूछे जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, अब देखना घटना क्या है। इसमें एक चीज बताई गई, इस अभिलेख में उल्लेख है, इस अभिलेख में उल्लेख है कि हुणों के साथ युद्ध करते हुए इसके सेनापति और मित्र गोपराज की मृत्यु हो जाती है। उसी गोपराज की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी सती जौहर करती है, यानी सती प्रथा का जो पहला अभिलेखी साक्ष्य में मिला वो क्या है, एरड़ अभिलेख, जिसमें गोपराज की पत्नी के द्वारा सती होने का क्या दिया गया है, वर्णन किया गया है। लिखो, पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो डैश करके, इसके नीचे लिख लो क्या है, लिखो। हुणों से युद्ध के दौरान गोपराज द्वारा गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी, गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी द्वारा सती होने का वर्णन, उसकी पत्नी द्वारा सती होने का वर्णन क्या वर्णन, सती होने का वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इन सब में बहुत कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ये सीधे सीधे इसमें हमने लिख ही लिया है, क्या है, अंतिम शासन। इससे ज्यादा इसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, ना इनके बारे में कोई ज्ञान, केवल इनके बारे में यही लिख देते हैं इनकी माता और पिता कौन थे, वो भी हमें कोई जरूरत है नहीं। तो यहां तक हम देख रहे हैं गुप्त वंश की ये वंशावली हमें दिखाई पड़ती है, जो हम पीछे से देखते हुए चले आए और यहां तक हमें गुप्त वंश की वंशावली मिली। अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण चीजें हैं गुप्त वंश की, उसमें है गुप्त प्रशासन, यानी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं उनका वर्णन किया। तो अभी तक तो हमने केवल राजाओं की बात की, उनके क्या क्या वो रहे उनकी बात की। अब हम आ जाते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण आयाम जो अलग अलग हैं उनकी बात करना। बताओ भाई, अभी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना पूछो, अभी तक राजा या इन सब के बारे में कोई जानकारी।
देखो याद क्या चीजें रखनी पहले ये समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए, उसमें भी थोड़ा टाइम खराब कर लेते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अभिलेखों में जब हम बात करते हैं, गुप्त वंश में अभिलेखों की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में जो अभिलेख मिलते हैं, उन अभिलेखों में हमें मिलता है कौन सा, जिसके सर्वाधिक कुमार गुप्त, जिसने सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखों का निर्माण कराया, जिसके सर्वाधिक मात्रा में सब प्रकार के सिक्के मिलते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण अभिलेखों में अगर हम बात करते हैं, इन लोगों ने भी, इनके भी अभिलेख एरर क्षेत्र में मिले, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन जब भी हम सती प्रथा का बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो बहुत ही अच्छा है, एरर अभिलेख लिखा है केवल आंसर्स में तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो क्या माना जाता है, भानुगुप्त का एरर अभिलेख। समझ गए? क्योंकि शासक का नाम जब इसलिए दे देते ना, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एरर अभिलेख चंद्रगुप्त का भी मिला था और एरर अभिलेख कुमार गुप्त के भी मिले हैं, क्योंकि भाई इनका क्षेत्र है। और लेकिन जो भानुगुप्त का एरर अभिलेख है, ये पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखी साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य का मतलब होता है जो किसी पत्थर अत्थर पे लिखा हो। साहित्यिक साक्ष्य में अन्य भी मिल जाते हैं। साहित्यिक मतलब जो कापी किताब या ताम्र पत्रों पर या बेल पत्रों पर इन पे जो लिखे जाते थे वो हमें अलग भी मिल जाते हैं, लेकिन इसका उल्लेख हमें पहला मिलता है। तो इतिहास में पहली वाली जो चीजें होती हैं वो हमेशा ध्यान रखने लायक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें अभी तक हमारे पास ये, और पहले अगर आज जितना हमने पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट कितना कितना है, पहली चीज, हुणों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ, उनको आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पक्ष है सुपिया अभिलेख, जहां घटोत्कच से वर्णन किया गया। दो ही जगह हैं, एक प्रभावती का ताम्र पूना ताम्र अभिलेख और दूसरा इनका, जिसमें उनका जो वंश है गुप्तों का वो कहां से बताया गया है, घटोत्कच। ठीक, तीसरा चीज हमें क्या महत्वपूर्ण मिली कि हमें जो माताओं के नामों का उल्लेख मिलता है वो भी किसके अभिलेख में मिलता है, स्कंदगुप्त के अभिलेखों का। ठीक, अब इसके बाद से दूसरा फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता जाके लास्ट में वो ये बनता है कि गुप्त वंश का पहला कौन सा शासक था इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बुद्धगुप्त, नाम से ही पता लग जाएगा। और दूसरा आता है कि मिहिर कुल को पराजित करने वाला शासक नरसिंह बलादित्य। और क्या नहीं, नरसिंह वर्मन तो अलग शासक है, वो पल्लव वंशी शासक है, वो चले जाओगे साउथ इंडिया। नरसिंह बलादित्य है ये, हाँ नरसिंह बलादित्य साहब है। मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल के बारे में हम थोड़ा सा तब जानेंगे जब अभी ये सब गुप्त खत्म करने के बाद बाकाटक और हूण पढ़ लेंगे, दो शासक तो ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं होगा साथ में कदम शासकों को भी पढ़ लेंगे क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कदम शासक कहाँ थे, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या निकला, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि उत्तर भारत में या गंगा नर्मदा से हिमालय तथा बंगाल से तक्षशिला तक शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था, बुद्धगुप्त। और फिर लास्ट में अंतिम शासक। बस इतनी ही आज के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं प्रशासन पर। गुप्त प्रशासन, गुप्त प्रशासन, इस गुप्त प्रशासन की विशेषताएं क्या है। कुछ लोगों का, जैसे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग वर्णन हैं, जैसे आर एस शर्मा साहब हैं। आर एस शर्मा साहब सामंतवादी इतिहास लेखन के बड़ा नाम है, सामंतवादी इतिहास लेखन का। तो वो ये कहते हैं कि सामंतवाद का उदय गुप्त काल से प्रारंभ हो जाता है, उनका मानना है। लेकिन अन्य लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसी व्यवस्था है तो कहीं ज्यादातर सामंतवाद के मूल लक्षण तो उसमें दिखते नहीं है, कुछ लक्षण दिखने थे, इसका मतलब तो वो तो शासन में कभी भी दिखेंगे। तो कुछ लोग खंडन करते हैं। फिर भी यह माना गया कि गुप्त वंश का जो शासन था वो विकेंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन नहीं था। केंद्रीकृत का मतलब जहां पर केंद्रीय नियंत्रण कर रहा हो।
हमने देखा था कि समुद्रगुप्त को उसने अलग अलग शासकों से कह दिया क्या दे जाओ, आके टैक्स दे जाओ। उसने यही तो कहा था कि भाई टैक्स देने आओ, तुम शासन करते रहो। तो ये माना जा रहा है कि इनका जो शासन है वो कैसा है, विकेंद्रीकृत। इसीलिए भागों में बांटा जाता है कि एक मौर्य वंश जो केंद्रीकृत शासन है, उसके बाद हम मौर्योत्तर काल बोलते हैं, और फिर आते हैं गुप्त वंश जो कैसा है, विकेंद्रीकृत शासन है, और इसके बाद के टाइम पीरियड को हम बोल देते हैं क्या, गुप्तोत्तर वंश। और फिर जाके वर्धन वंश पे आके हम टिक जाते हैं हर्षवर्धन के समय। क्यों? क्योंकि इनकी जो शासन व्यवस्था रही उसके लक्षण नीचे वालों में दिखाई पड़ते हैं, और फिर जाके एक अलग परिवर्तन होता है तो उस शासक को बड़ा मान लेते हैं। तो यही परिवर्तन है, इसीलिए गुप्त वंशी शासन को कैसा माना जाता है, विकेंद्रीकृत शासन। तो पहले पॉइंट लिख लो, कैसा शासन प्रशासन था, विकेंद्रीकृत प्रशासन। हाँ, विकेंद्रीकृत शासन। दूसरी इनकी विशेषता क्या है, ये माना जाता है, ये लक्षण शुरुआत दिखाई पड़ते हैं क्या। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि भारत में, क्वेश्चन समझना फिर उसके बाद तुम समझ लेंगे, भारत में स्थानीय प्रशासन की प्रारंभ कब से होता है। यही माना जाता है कि यहीं से पहली बार भारत में स्थानीय प्रशासन के लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखो, स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ। अगला पॉइंट लिखो, राजाओं की दैवी उत्पत्ति, राजाओं की दैवी उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति को मान्यता। अब ये समझा देंगे हम क्या होता है। एक और दो तीन पॉइंट और लिखो, एक बड़ा पॉइंट लिखो, पदों के वंशानुक्रम का प्रारंभ। हाँ, वंशानुगत का प्रारंभ, तो मोदी जी वाले हैं ये काम इनका भी। दूसरा लिखो एक और पॉइंट जो देखो मोदी जी से बिल्कुल मिलता जुलता, लिखो, एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक पदों का होना, एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक पदों का होना, यह भी एक विशेषता है। यानी व्यक्ति कैसा है, एक, जैसे उदाहरण, उदाहरण के तौर पर हम अगर लिखें तो उदाहरण के तौर पर हम एक व्यक्ति का नाम देखते हैं जिसका नाम है हरिसेन। कौन, हरिसेन। हरिसेन ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, संधि विग्राहक भी है और महादंडाधिकारी भी है, मतलब न्याय करने वाला भी है, और कैसा है, संधि विग्राहक, यानी दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार, कैसी संधि रखी जाए, उसका भी नियंत्रण करता यही है। ठीक, तो ऐसे ये कई पदों को धारण करने वाला हो गया। तो इसलिए ये माना जाता है कि यहां पर एक नई परंपरा हो गई कि एक व्यक्ति कई पदों को क्या कर सकता है, धारण करता। ठीक, तो ये नहीं, लिखो अगला एक पॉइंट लिखना, लिखो, कुछ इतिहासकारों द्वारा, कुछ इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद, सामंतवाद, हाँ, सामंतवाद का उदय, उदय, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सामंतवाद का उदय गुप्त काल से प्रारंभ होता है।
सबसे होता है। बात समझ गए? कुछ लोगों का मानना है कि जो सामंतवाद है उसकी उत्पत्ति कब से होती है? गुप्त काल से ही होती है। अब चलो जरा थोड़ा सा देखते हैं क्या चीजें हैं भाई। देखो शासन है क्या? एक तो सबसे ऊपर क्या है? केंद्र। केंद्र के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? प्रांत। या जिसको भुक्ति भी कहा गया। इसके नीचे आएंगे तो मिला क्या? विषय। देखो हमने बताया नहीं था, प्राचीन भारत में चीजें लगभग सेम चलती हैं, केवल क्या है जगहों जगहों के हिसाब से नाम थोड़े थोड़े से बदलते जाते हैं। विधि। विधि के बाद एक चीज मिलती है पैठ। और पैठ के बाद एक और मिलता है जो अंतिम है, जो क्या कहलाता है? अब देखो, केंद्र सबसे बड़ी इकाई होती थी जिसको राष्ट्र भी कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई है, इसको क्या कहा गया अभी? राष्ट्र। समझ गए? इसको क्या कहा जाता था? राष्ट्र। जैसे आजकल केंद्र सरकार तो भारत देश, इसको राष्ट्र। इसका जो प्रमुख होता था, इसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? राजा। ठीक। दूसरे इसके सहयोगी के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांत या भुक्ति। प्रांत या भुक्ति दो प्रकार की थी। एक ऐसे थे आंतरिक थे, और दूसरे सीमांत थे। एक ऐसे थे आंतरिक और दूसरे सीमांत। अब समझना, देखो आंतरिक जो होते थे इनको कहा जाता था प्रमुख को गोप्ता। इनका प्रमुख क्या कहलाता था? गोप्ता। और जो सीमांत प्रांत होते थे इनको कहलाता था उपारिक या उपरिक। कोई भी वर्ड यूज करें। उपारी ज्यादा आसान है, बोलने में ठीक लगता है तो उसी को ज्यादा महत्व दे लेते हैं हम लोग। तो उसको क्या बोलते हैं? उपरिक या उपारिक। गोप्ता। विषय। ये प्रांत तो जानेंगे प्रांत क्या होते हैं, इनमें तो कुछ बताने की चीज नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति। ये देखो इसीलिए अपने साथ में लिखा है। विषय। विषय किसके इक्वल हुआ करते थे? विषय का मतलब होता था जैसे जिला। आजकल के जो जिले होते हैं उनको क्या कहा जाता था? विषय। उस टाइम इनमें दो तरीके के व्यक्ति हुआ करते थे। इसमें कैसे होते थे? दो तरीके के व्यक्ति होता थे। एक ऐसा होता था जिले में, एक प्रांत द्वारा द्वारा नियुक्त, और दूसरा हुआ करता था केंद्र या राजा द्वारा नियुक्त। ठीक। जो राजा द्वारा नियुक्त होता था उसे कुमारामात्य कहा जाता था। ठीक। उसको प्रांत द्वारा नियुक्त व्यक्ति को विषयपति भी कई जगह कहा गया है। विषयपति। अब कुमारामात्य के लिए माना जाता है कि इसके साथ में कुछ समितियां भी बनाई जाती थी नगरीय प्रशासन को देखने के लिए। खैर उनकी बात हम बाद में कर लेंगे। विधि क्या होता था?
गिद्धि किसके इक्वल था? तहसील का। काउंट बवाली है। इतने फोन भगवान के पास भी नहीं आते हो कहो। अच्छा। है? मेरा तो हैंग कर ही जाता है। पैड क्या होता था बच्चा? हाँ, जो विकास खंड नहीं होते आजकल, उन्हीं को बोल देते हैं। ऐसे कर सकते हैं या फिर ये कर लो, ब्लॉक जिसको बोला जाता है, जिसे आजकल हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लॉक। और ये तो तुम जानते ही हो, सबसे छोटी इकाई। अब वो रटा रटाया आदमी है यहाँ। यहां पर इसके प्रशासन के लिए क्या होता था? स्थानीय प्रशासन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि भारत में स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ कब से होता है, तो कब से माना जाता है? गुप्ता पीरियड से। अच्छा, यहां पर भी जैसे जिला स्तर पर भी कुछ समितियां बनाई जाती थी। जैसे मान ले रहे हैं करीब 20 सदस्यों की समितियां होती थी। चलो यहीं बता दे रहे हैं, हटाओ। कुछ समितियां होती थी, जैसे यही समझ ही लेते हैं, लिख रहे हैं तो एक होता था नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का मतलब, नगर श्रेष्ठी का जानते हो? नगर श्रेष्ठी का मतलब नगर के व्यापारी जो होते, श्रेष्ठी होता था व्यापारियों के प्रमुख जो होते थे, तो नगर के जो व्यापारियों की एक संस्था होती थी, उससे क्या बोला गया है? नगर श्रेष्ठी। यानी नगर व्यापारियों की समिति। दूसरी एक होता था इनका जो प्रमुख, इसको तो कई बार नाम आएगा, सार्थवाह। सार्थवाह क्या होता? जो बाहर व्यापार करने जाते थे, इनका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? सार्थवाह। जो विदेशी व्यापार करने जाते हैं, जैसे आज भी अपने जो विदेशी व्यापार करने जाते, पहले क्या होता था, ये समूह में जाते थे कि भाई पहले तो इतना नहीं था हेलीकॉप्टर के बैठ के अकेले बच के चले जाओगे। पहले क्या था, जंगल अंगल में गए, कोई निपटा दे, तो इनका समूह के रूप में जाते थे। वो क्या कहलाते थे? सार्थवाह, यानी विदेश व्यापारियों का समूह, विदेश व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह। दूसरे होते थे कुरीक। ये क्या थे? शिल्पियों, शिल्पियों के समूह। शिल्पी जो होते हैं, शिल्पी मतलब मूर्ति बनाने वाले, तांबे के उपकरण बनाने वाले, इन सबको क्या कहा जाता है? शिल्पी, कलाकार जो होते हैं। छती तोड़ डालोगे भाई। हाँ, क्लियर बात कुछ? ये हमें प्रशासन दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ये अगर हम एक चीज देख रहे हैं तो इस प्रशासन, अब इस प्रशासन को थोड़ा सा और तोड़ के देखा जाए तो अगर हम केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो केंद्रीय स्तर पर हमारे पास राजा है, और राजा की जो सहायता करने के लिए क्या है? मंत्रिपरिषद, ये हर जगह रही है। इस मंत्रिपरिषद में कुछ क्या होते थे? अधिकारी हुआ करते थे, जैसे अभी हमने नाम लिया संधि विग्राहक वगैरह। ये तो हम ये लिख लो, फिर हम लोग कुछ आ जाते हैं मंत्रियों के नाम केंद्रीय स्तर पर। देखो, पहला ये तो लिख लिया ना, इसके बाद आ जाते कुछ नाम लिख लेते, फिर हम अलग अलग तोड़ के ज्यादा लिखाने के मूड में नहीं है कि हम अलग अलग फिर से करें।
भाई नाम ही तो लिखने हैं हमें, जान गए हम क्या क्या कैसे डिवीजन था। अब कुछ नाम लिख लेते हैं, कौन कौन अधिकारी कहाँ कहाँ कुछ थे, कुछ नाम, बहुत सारे नाम नहीं लिखने हैं। अब मौर्य प्रशासन नहीं है केंद्र का, जहाँ तीर्थ और अध्यक्ष इतने सारे थे, यहाँ कम है। क्या कह रहे हो? प्रशासन के क्वेश्चन तीन जगह से, प्रशासन के क्वेश्चन तीन जगह से, प्राचीन भारत मौर्य, गुप्त, चोल। प्रशासन तीन जगह से बस, और कहीं से नहीं आता प्रशासन का क्वेश्चन, तीन ही जगह से प्रशासन का आता है। चोल प्रशासन का शासन पूरे प्राचीन भारत में इन्हीं से आएगा, और किसी के पास। हाँ, क्योंकि और हम पढ़ेंगे भी नहीं किसी का, ये भी मजे की बात, तुमने देखा होगा इतने पढ़ा किसी का नहीं पढ़ा, जरूरत ही नहीं है। जरूरत इनकी है, फिर जाके साउथ इंडिया पूरा का पूरा चोल बता देंगे क्या क्या है, उन्हीं की विशिष्ट है। अच्छा चलो भाई, क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ, लिख लो, पहला लिख लो। एक तो रटा रटाया व्यक्ति जानते ही हो, अमात्य, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ये तो रटा रटाया होना चाहिए कि चलो भाई प्रधानमंत्री को अमात्य कहते हैं। अगला लिख लो, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार महाप्रतिहार ये कौन सा था? राजमहलों का, राजमहलों की रक्षा का प्रमुख, या राजमहलों का रक्षक। अगला लिख लो, महाबलाधिकृत, बलाधिकृत। लिख लो नाम, सेना का सीधे लिख लो सेनापति। अरे क्या फर्जी में लिखोगे? दंड नायक, दंड नायक का मतलब कौन? न्यायाधीश। दंड नायक, न्यायाधीश। अगला लिख लो भाई, दंडपासिक। हाँ, पासिक, दंडपासिक। पासिक में याद रखना, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख। हाँ, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख, कमिश्नर मान लो। जैसे वो भाई क्या होता है ना, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है उसको, सबसे बड़े अधिकारी को? आईजी से ऊपर होता है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, नेक्स्ट देखो, महासंधि विग्राहक, संधि विग्राहक। हाँ, महासंधि विग्राहक, संधि विग्राहक लिख लो। युद्ध एवं शांति का मंत्री, हाँ मंत्री। अरे जो ऐसे नहीं देखते हो कि लड़ाई के बाद एक ऐसा होता है ना कि जो संधियां करने का काम करता है कि भाई अभी किसके साथ युद्ध करना चाहिए किसके साथ नहीं कर, जैसे आजकल एक समझ लो विदेश मंत्री, सीधे आसान भाषा में। हाँ, रक्षा मंत्री भी कह सकते हो। हाँ, विदेश मंत्री तो दूसरे, बात ये ना, ये मिक्सअप रूप बना दिया ना उन्होंने। अगला चलो। अरे लिखो, अगला लिखो,
विनय स्थिति नियंत्रक, विनय स्थिति नियंत्रक, नैतिक शिक्षा वाला है ये, नैतिक तथा धार्मिक, नैतिक तथा धार्मिक, आप किसको क्या लिखे, नैतिक तथा धार्मिक, हाँ नैतिक तथा धार्मिकता, नैतिक तथा धार्मिक, धार्मिकता प्रमुख कर दो, आसानी बन जाएगा, आसान वर्डों में धार्मिकता प्रमुख, क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा। यानी सबको सिखाता था ज्ञानी कैसे बन जाए सब, लेकिन बात वही है कि राजा दूसरे को सिखाता है, खुद होता नहीं है, दूसरे के लिए मंत्री बना दे रहे हैं। लिखो महाशाब्दिक, शाब्दिक अकाउंटेंट है ये, प्रमुख या लेखाकार का प्रमुख, ये अकाउंटेंट है। लेखाकार का प्रमुख, आग्राहिक, दान में दी गई भूमि का प्रमुख, आग्राहिक, आग्राहिक से समझे ये क्या होता था, जो दान में दी जाती थी, अभी भूमि के प्रकार लिखाएंगे तब लिखाएंगे, अग्रहर भूमि होती थी जो दान में दी जाती थी, इसी से निकला है क्या आग्राहिक, समझे, अभी लिखाएंगे जो भूमियों के प्रकार लिखाएंगे तब। अगला लिखो, देखो एक सर्वाध्यक्ष, यानी सभी केंद्रीय मंत्रियों का कोई एक अध्यक्ष बनाया जाता था। हाँ, सभी केंद्रों के प्रमुखों का अध्यक्ष या सभी विभागों के प्रमुखों का अध्यक्ष, के प्रमुखों का अध्यक्ष, जिसको क्या बोल दिया गया है सर्वाध्यक्ष। बाकी हम लोग के पास सारे लिख ही चुके, और कोई जरूरत है नहीं। जैसे वो आईएएस के अधिकारी के बराबर लिखा ही है उधर, जिले वाला कुमारा मात्य, ये क्या होता था, एक आईएएस के बराबर जिले का प्रमुख होता था, लिख ही चुके हम लोग नियुक्ति द्वारा। तो ये हमारे पास प्रशासन की बात हो गई। अब हमारे पास प्रशासन की बात नहीं करनी, अब हमें आगे चल के केवल 2-3 और बातें करनी है जो महत्वपूर्ण है बस। चलो ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं।